नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन सर्च ऑफ लाइफ पे। और दोस्तों, ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इसने बड़ी अनिश्चितता पैदा कर दी है मार्केट में। और जिस तरह से ये युद्ध के मैदान में युद्ध चल रहा है, वैसा ही युद्ध हमारे अंतर्मन में भी चल रहा है। और हमारे से कई सारे लोग लगातार प्रश्न पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। इसी युद्ध के दौरान 10 मार्च को LIC का IPO आने वाला है। तो आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय ये रहेगा कि इस युद्ध के दौरान ये जो IPO आ रहा है, इसका क्या होने वाला है और निवेशक ऐसी स्थिति में क्या करें। तो इस IPO के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं जो आने वाला है, और क्या ये भी एक प्रश्न रहेगा आज के चर्चा में कि जो अपना पेटीएम का IPO आया था, क्या इस LIC के IPO का भी वही हश्र होने वाला है। तो इन सब सवालों को अगर आप इसका उत्तर जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस तरह के अन्य आगे वीडियो देखते रहने के लिए। तो आगे चर्चा को बिना देर किए हम आगे ले चलते हैं अपने निवेश के विशेषज्ञ श्री वरुण त्रिपाठी जी से, जिनको इस क्षेत्र में लगभग 20 वर्ष से भी अधिक का अनुभव है। उनसे जानते हैं कि ये जो IPO आने वाला है, इस युद्ध के माहौल में इसका क्या होगा। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। कृपया दर्शकों को इन प्रश्नों के बारे में बताइए कि ये LIC का IPO इस युद्ध के माहौल में आ रहा, तो क्या इसका होने वाला है, क्या इसका आगे रहेगा। और जो लोगों के मन में आशंकाएं चल रही हैं, लोग यूं ही निवेश से डर रहे हैं और पैसा निकाल रहे हैं, तो ऐसे में ये IPO आएगा तो ये क्या उद्देश्य पूरा कर पाएगा IPO का, जिस तरह से इसका इतना जोर शोर से प्रचार चल रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। बहुत ही आपने बिल्कुल सही सवाल इस सही मौके पर रखा है विषय जी। सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, मार्केट में दो विषय हैं। एक पहला तो है जो हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से हमारा बाजार जो प्रभावित हो रहा है। पहली बात तो ये है कि जो युद्ध चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में, यूरोप और अमेरिका सारे लोग उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य पे भी हम देखेंगे। दूसरा LIC का जो IPO आ रहा है वो पहले से डिसाइड था, तो उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे जी जी। तो पहली बात ये है कि जो हम लोग ये युद्ध का माहौल देख रहे हैं, तो जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो हमें हिस्ट्री में दे जाना चाहिए और इतिहास में देखना चाहिए कि इतिहास में इस तरह की घटनाएं हुई और उनमें क्या रहा, किस तरीके का रहा जी। तो सबसे पहली बात आइए, हम जो अमेरिकन शेयर मार्केट है, क्योंकि वही वर्ल्ड में आज का जो समय है उस पे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे अमेरिकन बाजार को कि उसको 250 वर्षों से अधिक हो गए हैं। हाँ। तो उन बीच में कई सारे दो विश्व युद्ध भी हुए, वियतनाम युद्ध हुआ, फिर अफगानिस्तान में उनकी सेना आई, इराक बार हुआ, तो ये कई सारे युद्ध देखे हैं। फिर शीत युद्ध चला और उसके बाद में भी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दुनिया दो विभागों में बट गई। एक तो वो लोग थे जो अमेरिका के साथ थे, दूसरे वो लोग थे जो रसिया के साथ में थे। अब हम आपको इसमें देखेंगे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसमें रसिया, अमेरिका, यूरोप एक साथ थे जी। और जर्मनी, जापान ये दूसरी तरफ थे। यानी कि इन सारे कंट्रीज का जो मिलके युद्ध चल रहा था वो जर्मनी और जापान से था। हाँ हाँ। और रसिया अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ में लड़ रहे थे। लेकिन युद्ध समाप्त होते ही अचानक ऐसा क्या हो गया कि रसिया से एकदम अमेरिका की ठन गई। हाँ, ये अलग कैसे हो गई, ये बड़ा प्रश्न है, महत्वपूर्ण। इसमें हुआ क्या कि दुनिया में दो विचारधाराएं एक साथ उत्पन्न हुई। एक विचारधारा थी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जिसको कई जगह पे पूंजीवाद नाम दिया। पूंजीवाद, अच्छा। दूसरी एक थी जो साम्यवाद था, जो रसिया में उदय हुआ। चाइना भी सर जोड़ सकते हैं इससे। रसिया से पहले शुरुआत हुई साम्यवाद की। साम्यवाद जब आया और साम्यवाद रसिया ने मदद करके बाद में चाइना को भी साम्यवाद पहुंचा दिया। तो इस विचारधारा का अंदर ही अंदर युद्ध चल रहा था। तब तक अचानक से एक नई समस्या खड़ी हो गई और वो जर्मनी और जापान उसमें सम्मिलित हो गए। तो इन दोनों ने एक ऐसा समझौता कर लिया कि जो कि कोई लिखित समझौता नहीं था, लेकिन परिस्थितियों वश दोनों एक हो गए थे। कि अभी जो कि कॉमन दोनों लोगों का एनिमी एक ही था कि ये अचानक से कूद पड़ा बीच में, तो मजबूरी में ये दोनों साथ मिलकर युद्ध लड़े।
और साथ युद्ध में क्या हुआ कि अमेरिका ने बिना किसी को बताए पहले से परमाणु बम का प्रयोग जापान के ऊपर कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और उसमें क्या हुआ कि रसिया को ये बात खली और रसिया को लगा कि हम जब साथ में थे तो हमें ये घटना के बारे में पहले से अवगत नहीं कराया, इतना बड़ा बम, और हम साथ में थे तो हमसे मिलकर निर्णय लिया जाता या हमें सूचना दी जाती। तो उसी समय से इन दोनों के बीच में ठनाठनी प्रारंभ हो गई, क्योंकि वो अंदर से वैचारिक युद्ध पहले से ही चल रहा था, तो वो बाहर सबके सामने ये बाद में आ गया। तो इसमें हुआ क्या कि अभी आप देखोगे कि ये युद्ध जो आज चल रहा है, आज लग रहा है कि अमेरिका और रसिया दोनों सामने खुल के आ गए हैं। तो आप पीछे की घटनाओं को देखिए कि जैसे ईरान से अमेरिका की जब ठनती है तो उनको हथियार कौन दे रहा है पीछे से, उसमें रसिया होता है। और अफगानिस्तान और वियतनाम के युद्ध में भी हमने यही देखा कि जब रसियन सेनाएं अफगानिस्तान में थी तो बाया पाकिस्तान होके अमेरिका उनको तालिबान को मदद कर रहा था, तालिबान लड़ा रहा था। फिर जब ये पहुंचे तो फिर रसिया पीछे से, रसिया और चाइना दे रहे थे। इस बहुत सारे कंट्रीज, यहाँ तक कि अपने 1971 के युद्ध में भी रसिया हमको सपोर्ट कर रहा था और अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। अब ये जो नई टेक्नोलॉजी आ गई, नया युग आ गया, नई समस्या आ गई, तो इसमें ये दोनों खुल के आमने सामने हमको दिख रहे हैं। तो इसलिए हमें दूसरे युद्धों से लग रहा है ये बड़ा डिफरेंट टाइप का युद्ध हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिफरेंट नहीं है। आप देखोगे बहुत से कंट्रीज में जो थे, कई जगह पे सीरिया में या कई अन्य जगह पे ये बराबर कंटिन्यू एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है चल रही है, लगातार चल रही है। हाँ, ये कोई नया शुरू नहीं हुआ है, बार की नया रसिया और अमेरिका भिड़ने जा रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो अब काफी, चूंकि यूरोप पूरा यूक्रेन के साथ में है और बहुत सारे कंट्रीज हैं। अब मैं घटना 1974 में, इसके बाद में, सॉरी एक अभी मुझे एग्जैक्ट सन अभी याद नहीं आ रहा है कि बीच में यूक्रेन के जब अलग हुआ है, इसके बाद में यूक्रेन के पास भी परमाणु हथियार थे, बड़ी मात्रा में, लगभग 2000 थे। और उन परमाणु हथियारों को इसी रसिया ने, अमेरिका ने और यूरोप ने, तीनों ने मिलकर गारंटी दी थी कि तुम्हारे ऊपर, तुम इन हथियारों का त्याग कर दो, हम तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे, हम तीनों लोग आपकी जिम्मेदारी लेते हैं। आज देखिए वर्तमान में जब उसने उसी समय पे उन हथियारों को त्याग दिया तो उसी रसिया ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, धोखा। और यूरोप छुपता घूम रहा है और अमेरिका पीछे से सपोर्ट कर रहा है। ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो जो आज जो पूरा वर्ल्ड है, ये सबसे पहले भी रहा, इकोनॉमिक वार चल रहा है। तो ये एक पॉलिटिकल, जो डिप्लोमेटिक, उस पर वार्ता भी चल रही है। जो हमारे निवेशक हैं उनमें कोई भी परमाणु बम वाली धमकियां सुनाई पड़ने, इसलिए परमाणु युद्ध हुआ, वर्ल्ड वार तीसरा शुरू हुआ तो क्या होगा। हाँ, तो इस तरीके की जब आती है तो लगता है कि क्या होने जा रहा है, क्यों ना हम निवेश निकाल लें। पहले तो दर्शकों को मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो किसी भी तरीके से आपकी एफडी भी सुरक्षित नहीं है। आप निवेश सारा निकाल करके आप ले कहाँ जाएंगे। बॉन्ड तो आपका जीरो हो सकता है, लेकिन शेयर आपका कभी जीरो नहीं हो सकता। हो सकता है शेयर, जो कंपनियां डूब भी जाती हैं, उनके भी शेयर 10-5 रुपए में ट्रेड करते रहते हैं। तो आप एफडी से ज्यादा आप यहाँ सुरक्षित है कि बॉन्ड आपका जीरो, वर्ल्ड वार हो जाए, सिचुएशन हो जाए, तो वहां आपका बैंक एफडी जीरो हो जाएगी, लेकिन शेयर आपका क्यों ट्रेड करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड में तो और राहत रहती है कि अभी आप देखोगे वर्ल्ड वाइड जो कंपनियां युद्ध से संबंधित जो भी सामान बना रही हैं, अब बोइंग विमान का, जो बोइंग कंपनी है जो अपने एयरक्राफ्ट में इंजन बनाती है, आज उसका प्राइस देखिए लाइफ टाइम हाई चल रहा है। जबकि अभी युद्ध चल रहा है, आशंकाएं भी हैं, तो उनमें डेली अपर सर्किट लग रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां जो युद्ध में सामान बेचती हैं या बनाती हैं या सप्लाई देती हैं, तो उनकी ग्रोथ का चांस तो ये पहले हुआ करता था। आजकल टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उनके प्राइस ऑलरेडी एकदम जो हाई होने चाहिए थे वो हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। यानी कि उन्हें लगता है अगर युद्ध और बढ़े तो मेरे प्राइस और बढ़ेंगे और डिमांड आएगी। तो इस तरीके का माहौल बाजार में बना हुआ है। तो जो इंटरनेशनल फंड मैनेजर होते हैं वो अपनी हेजिंग कर लेते हैं या इस तरीके का निवेश अपना बढ़ा लेते हैं। जो ऑयल और गैस की कंपनियां हैं जो सप्लाई देंगी,
उनके मार्जिन बढ़ जाएंगे, उनकी प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा। जरूर। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पूरा पैसा आपका डूबेगा नहीं, हाँ थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए कम ज्यादा हो सकता है। तो जो दर्शक हैं, मैं उनको ये वर्तमान परिदृश्य में ये सलाह दूंगा कि जो लोग निवेश किए हुए हैं वो निवेश बनाए रखें, होल्ड रखें, और उस पे एडिशनल परचेज यानी कि अतिरिक्त अगर उनके पास कैश है तो ऐसे टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके वो और ऊपर से उसमें निवेश करें। हाँ, एकदम से ना करें सारा कुछ, थोड़ा थोड़ा करके करें। हाँ, लेकिन करें बस, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आती नहीं है जल्दी से। इतना सस्ता बोलते हैं ना, डिस्काउंट, हाई डिस्काउंट मिला हुआ है। हाई डिस्काउंट मिला हुआ है। और उसी तरीके से जैसे जब आप बढ़ेंगे तो दूसरा पॉइंट है कि हमें जिन्होंने निवेश नहीं किया है, जो शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये निवेश का सुनहरा मौका है। अब हम आपके दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि क्या इस परिदृश्य में LIC को अपना IPO लाना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दूसरा आपका एक और प्रश्न था कि पेटीएम से आप तुलना कर रहे वही। देखिए, ये बहुत ही पेटीएम और इसमें बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। पेटीएम एक पूर्णतया टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी थी और वो स्टार्टअप है। उसका क्या फ्यूचर होगा, किस तरह से ग्रो करेगा, वो भविष्य की चीजें थी उसमें। अभी धरातल पे वो ग्रोथ कर रहा है, स्टार्टिंग हुई है। LIC कई वर्षों से हमारे देश में अपना व्यापार कर रही है। ये अलग बात है कि वो भारत सरकार की कंपनी है, बीमा की कंपनी है, और उसका जो AUM है वो यानी कि 36 लगता है लगभग सारी इंश्योरेंस कंपनियों का अभी भी 80-90% के लगभग कवर कर रहा है, वो कर रहा है। प्लस क्या है कि उनकी जो एसेट्स हैं, आप मोटी बात में दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हम उनका बेस देखें LIC का। आप किसी भी शहर में जाइए, जो शहर की सबसे पॉश एरिया होता है, सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस होता है, वहाँ पे LIC की स्वयं की अपनी बिल्डिंग है, पूरा बड़ा सा भव्य है और बहुत बड़ा स्पेस लिए हुए हैं। तो एक तो उनके पास एसेट्स बहुत है, दूसरा क्या है कि उनके पास इतना निवेश है, अनक्लेम्ड अमाउंट है, और उसके बेस पे उन्होंने एक AUM अपना LIC ने तैयार किया। वो कई लाख करोड़ का है, जो कई बॉन्ड में निवेशित है, कई शेयर्स में है, कई कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी है, कई बैंकों में उनकी हिस्सेदारी है। तो LIC एक इतनी बड़ी कंपनी है, मुझे लगता है कि जब वो मार्केट में आएगी और लिस्ट होगी तो शायद वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी। जी। दूसरा कि IPO में निवेश क्यों करना चाहिए, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। IPO होता क्या है, ये दर्शकों के मन में प्रश्न होगा। ये मैं प्रश्न भूल गया था और आपने किया कि IPO क्या है और इसमें निवेश क्यों करें। IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि ये कंपनी अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं थी। 100% इसकी हिस्सेदारी भारत सरकार की थी। अब भारत सरकार उसमें से केवल 5% हिस्सेदारी बेच रही है, यानी कि मालिकाना हक अभी पूरा भारत सरकार के पास रहेगा। जिस तरीके से स्टेट बैंक है और बहुत सारी कंपनियां हैं, गेल है, NTPC है, बाजार में लिस्टेड हो गई, लेकिन उनका मालिकाना हक भारत सरकार के पास ही है। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि 5% बेचने से, जो वो भी पब्लिक ऑफर बेचा जा रहा है, पब्लिक को अपनी हिस्सेदारी सरकार बेच रही है। तो एक तो ये भ्रांति है कि सरकार पूरी कंपनी उठा के बेचे दे रही है, तो वो कहीं प्राइवेट होने नहीं जा रही है, क्योंकि 5% हिस्सेदारी बेचने से कोई कंपनी प्राइवेट नहीं हो जाएगी। प्राइवेट कंपनी या किसी दूसरी कंपनी तब हो जाती है जब भारत सरकार अपनी कम से कम 51% हिस्सेदारी बेच दे, मोर देन हाफ। जी। तो अभी वो तो बहुत दूर की बात है, वहां तक गवर्नमेंट पहुंच पाए या ना पहुंच पाए तो उसमें कई वर्ष लग सकते हैं। लेकिन वो जरूरी क्यों है? IPO को लिस्ट कराने से सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो कंपनी है अभी उसकी जवाबदेही केवल भारत सरकार के प्रति है। भारत सरकार को बताना है, उसको जो वित्त मंत्रालय है वो उसका मेन मालिक होता है, तो उसमें बैलेंस शीट वो मार्च क्लोजिंग करते हैं, फिर उसके बाद में डेटा बना के उनको दे देते हैं। लेकिन अगर आप शेयर बाजार में लिस्टेड हो गए तो हर 3 महीने में, हर क्वार्टर में आपको अपने रिजल्ट्स या जो आपने मेजर डिसीजन लिए वो सेबी को बताने रहते हैं कि क्या हमने निर्णय लिए, कहाँ हम निवेश कर रहे हैं, क्या हमारे पास रेवेन्यू आया, कितना हमने टैक्स दिया, कितना हमारा प्रॉफिट आया, पर शेयर कितना प्रॉफिट आ रहा है, और हम उसमें जो प्रॉफिट आया उसका हम क्या करेंगे। ये सारे के सारे आपको पब्लिक को बताने रहते हैं। तो सबसे बड़ा जो कंपनी का लिस्ट कराने से फायदा होता है वो ये होती है कि पारदर्शिता बढ़ती है।
जैसे देखेंगे बहुत सारी बैंकों के कामकाज में अभूतपूर्व सुधार हुआ। फॉर एक उदाहरण के तौर पे एक्सिस बैंक का देख लीजिए कि इसमें सरकार ने अपनी हिस्सेदारी घटाई। तो ये एक्सिस बैंक पहले यूटीआई बैंक के नाम से जानी जाती, लेकिन सरकार ने धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी जो कम की है उससे उसका कार्य करने का तरीका या उसके और भी चीजों में बहुत बड़ा बदलाव आया। ऐसे हम एक उदाहरण देखेंगे कोल इंडिया का। कोल इंडिया में पहले पता ही नहीं चलता था क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। पावर ग्रिड था, एनटीपीसी थी, गेल थी। महत्वपूर्ण जो नवरत्न है कंपनियों जो आज बनी हुई हैं वो सिर्फ इसीलिए है कि अभी भी सरकारी ही हस्तक्षेप है, लेकिन बहुत सी चीजें खुल के समाज कंपनी अपना बैलेंस शीट जो है वो सार्वजनिक करेगी। बैलेंस शीट के साथ साथ उसे जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं वो भी सार्वजनिक करने होते हैं। सार्वजनिक इस तरीके से कि वो उसे सेबी को और मार्केट को बताने रहते हैं, अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करने रहते हैं, पूरी प्रोफाइल बतानी पड़ती है और फ्यूचर के बारे में भी बताना रहता है कि आगे हम क्या करने, किस दिशा में जाना चाह रहे हैं। तो जब कोई कंपनी की हिस्सेदारी पब्लिक को दी जाती है यानी बेची जाती है तो उसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफर या आईपीओ कहते हैं। जो निवेशक, मैं तो कहूंगा कि ये वो चीजें हैं कि जो इसमें निवेश करके आप अपने पास रख सकते हैं। ये चूंकि बाजार का जो रुख है वो अभी नकारात्मक अवधारणा बनी हुई है, तो हो सकता है इसके आईपीओ के खुलने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा आपको लाभ ना दिखाई दे या ना मिले, लेकिन ये एक ऐसा शेयर होगा कि जिसको पब्लिक आप अपने पास रख सकते हैं, एक एसेट बना सकते हो। हाँ, लंबे समय तक इसको इसके शेयर्स को लेकर निश्चित रूप से किसी भी भाव में सरकार लाए तो वो भाव से आपको एक आगे चल के एक अच्छा रिटर्न अवश्य मिलेगा। जी, तो आप लोगों ने जैसे कि देखा कि ये आईपीओ उस तरह का नहीं है और इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो युद्ध बाहर चल रहा है उसको बाहर ही चलने दें, अपने अंदर ना चलने दें। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो आपकी एसआईपी चल रही है उसको चलने दें, जो निवेश पहले से है उसको बना रहने दें। अगर आपके पास गुंजाइश है तो थोड़ा थोड़ा और निवेश करें। और ये जो आईपीओ आ रहा है 10 मार्च को, इसको जरूर लें। और अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाले हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।